बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती के अवसर पर जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके भारतीय जनता पार्टी को भारी मुश्किल में डाल दिया है। ये एक ऐसा दांव है, नीतीश कुमार की एक ऐसी चाल है जिससे अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परेशान होना निश्चित है। बिहार में लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग चल रही थी, जिसको 2022 में सभी दलों के सहयोग से नीतीश कुमार ने इसको प्रारंभ किया और केंद्र सरकार को सूचना दी, अनुमति ली। इसके बाद आज जब उन्होंने ये आंकड़े जारी किए हैं तो इससे बात साफ हो गई है कि किस जाति के बिहार में कितने लोग हैं, किस धर्म के कितने लोग हैं। इससे ये भी बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है कि हिंदू खतरे में है, वो अब ये नारा नहीं दे पाएगी। नीतीश कुमार और लालू यादव की टीम ने वो जातीय जनगणना जारी करके एक ऐसी लकीर खींच दी है जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हथियार धर्म पर भारी पड़ेगी। इसका पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। देश भर से पिछड़े वर्ग के नेता इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले चुनाव में और ताजा चुनाव में क्या प्रभाव डालेगा, क्या गुल खिलाएगा, ये आज का मूल मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात कहने से पहले हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जातीय जनगणना का मुद्दा पिछले 2 वर्ष से भारतीय राजनीति के केंद्र में था। देश के सभी पिछड़े वर्ग के नेता इस मांग को तेजी से उठा रहे थे कि केंद्र सरकार को देश में जातीय जनगणना कराना चाहिए, जिससे ये पता चल सके किस जाति के कितने लोग हैं और उसी अनुपात में उसे आरक्षण मिले और तमाम जो सुविधाओं को लेकर योजनाएं बनाई जाती हैं वे उन्हीं पर आधारित हों। लेकिन इसके लिए पहले तो कांग्रेस की और फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत ही साफ नहीं थी। कहने को बीजेपी ये दावा करती है कि हमने एक ओबीसी प्रधानमंत्री देश को दे दिया, लेकिन सच ये है कि ओबीसी के लिए लगातार जगह जगह रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनकी तरक्की के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि ये पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनको एक लंबे समय से ब्राह्मण और सवर्ण जातियों के लोग भ्रम में फंसाए हुए थे। देश के सर्वाधिक संसाधनों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ठाकुरों का कब्जा है, या जो अग्रणी है उसका कब्जा है। लेकिन जो 85% से ज़्यादा लोग हैं वे बहुत दयनीय स्थिति में हैं। उन्हें अपनी हर मांग के लिए लड़ना पड़ रहा है। 2015 में लालू यादव ने एक नारा दिया था। 2015 के बिहार चुनाव में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान दिया कि अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। इसको लालू यादव ने जिस तरह उठाया, उसने देश की सारी पिछड़ी जातियों में चेतना पैदा कर दी। लालू यादव ने एक नारा दिया और उस लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा दिया, 85 बनाम 15 का नारा दिया और ये घोषणा की कि इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे, देश भर में फैलाएंगे और जिसकी जितनी संख्या है उस अनुपात में उसे आरक्षण मिलेगा। ये आग, ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। हाल की स्थिति यह है कि जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ ये मांग पहले से उठ रही है कि आरक्षण पूरा लागू किया जाए, 27% आरक्षण दिया जाए पिछड़ी जातियों को, जो नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि इस जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने पर जो बात लोगों ने कही वो इस आंदोलन को रेखांकित करती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, दशकों के संघर्ष के बाद ये मील का पत्थर हासिल किया है और एक अब ऐसे लकीर है जो सामाजिक और आर्थिक रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाएगी। अखिलेश यादव ने इसको एक बड़ी उपलब्धि करार दिया और उन्होंने कहा कि ये शोषण, ये अन्याय बंद होना चाहिए पिछड़ों के साथ। जातीय जनगणना देश भर में कराई जानी चाहिए ताकि सबको उसका हक मिल सके। राहुल गांधी ने इस सवाल पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस जनगणना से साबित हो गया है कि 63% ओबीसी है और बाकी सब मिला के 86% होते हैं
जबकि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी है। ये बंद होना चाहिए, सबको सबका हक मिलना चाहिए। आपको बताएं कि इस रिपोर्ट में किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं, इस पर भी नजर डालना जरूरी है। बिहार के 3 करोड़ परिवार बताए गए हैं इस जनगणना के मुताबिक, और उन 3 करोड़ परिवारों में जो लोग हैं उसके मुताबिक 82% हिंदू है और 17.7% मुसलमान। बड़ी साफ बात, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू बहुत मजबूत है, बहुत आगे है। इसके अलावा जो जातियां हैं, इसमें थोड़ा जो अब तक माना जा रहा था ब्राह्मणों, भूमिहार और राजपूतों की जातियों में कुछ उलटफेर हुआ है। बाकी जिसका जितना अनुपात बताया जाता था पहले, लगभग वही है। आपको बताते हैं, सब ध्यान दें। भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण 3.66%, कुर्मी 2.87%, मुसहर 3%, यादव 14%, राजपूत 3.45%, मोची, चमार, रविदास ये 5.2% हैं, मल्लाह 2.6%। यानी बिहार की आबादी में जो सवर्ण है वो 15.5%, और जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनका प्रतिशत 36%, जो ओबीसी जातियां यानी पिछड़ी जाति हैं वो 27% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% है और अनुसूचित जनजाति 1.68%। बाकी तो सभी जातियां अलग अलग हैं, लेकिन ये मुख्य जातियों का प्रतिशत है बिहार में। इस जातीय जनगणना से हर जाति की अलग अलग संख्या के बारे में जानकारी आगे आने से सरकार को, राजनीतिक दलों को भी अपने टिकट वितरण में लोगों को सहभागिता देने में बड़ी सुविधा मिलेगी, बशर्ते उनकी नीयत साफ। ये बहुत ज़रूरी है कि नीति तो हो, लेकिन नियति साफ ना हो तो क्या फ़ायदा। सबको न्याय मिले, सबका विकास हो, सब आगे बढ़ें, इसके लिए नियत भी जरूरी है। ये नियत ही केंद्र सरकार की मुसीबत बनी है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन ये जातीय जनगणना अब उन्हें बहुत कुछ कहने पर विवश करेगी। आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में तो समीकरण बदलेंगे ही, जो 2024 के चुनाव में भारी प्रभाव डालेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसका भारी असर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लंबे समय से ही मांग करती रही है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को बहुत तीव्रता से उठाते हैं और वे कहते रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो हम अपनी तरफ से जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग को लेकर वहां पिछड़ी जातियों के संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार अब तक उन्हें वो आरक्षण पूरा नहीं दे पाई। राजस्थान में यही स्थिति है। सरकार दावा कर रही है कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन उसमें कई हीलावाली है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप जानते हैं, 27% आरक्षण यहाँ पर है, लेकिन अब वास्तव में वो मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जो वैकेंसी निकली है, क्या उनमें ईमानदारी से 27% लोगों को रिजर्वेशन दिया गया? ये विचारणीय प्रश्न है। चाहे जो सरकार हो, पिछड़े नेताओं को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। ये आगे आना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार में जो लोग हैं, केंद्र में रामविलास पासवान का बेटा, और भी तमाम जो देश भर के नेता केंद्र सरकार के साथ हैं, उन सबको इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अगर वे इस मांग के हक में नहीं हुए तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। मोदी का सपना टूट सकता है। आज की ये नीतीश सरकार की पहल गांधी जयंती पर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना उनकी दृढ़ता और मजबूती को भी साबित करता है। उन्होंने तमाम विरोधों का सामना किया। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने उन्हें जगह जगह रोड़े लगाने की कोशिश की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वो रुके नहीं और झुके नहीं। तेजस्वी और नीतीश और लालू यादव ये बड़ी दृढ़ता के साथ इन सारे अवरोधों का विरोध करते रहे, और उन्होंने अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करके पूरे देश के पिछड़ों में चेतना पैदा कर दी है। ये आग पूरे देश में फैलेगी। इसको भांप लिया था मोहन भागवत ने। अभी मोहन भागवत ने कहा कि रिजर्वेशन तब तक रहना चाहिए जब तक इसकी जरूरत है, क्योंकि भागवत ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से दलित और पिछड़े बेहद नाराज हैं।
उन्हें सिवाय बातों के कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ये समय है इस रिपोर्ट को पढ़ने का और इस पर आगे बढ़कर काम करने का। बिहार में नीतीश कुमार ने पहल करने से उनका कद देश में बढ़ा है। वैसे भी नीतीश कुमार ने जब देश के सारे दलों को एकजुट करने की पहल शुरू की थी तो उनकी भूमिका सबके सम्मान का कारण बनी। उन्होंने न सिर्फ विरोधी विचारों के लोगों को एक बार मंच पर लाए, बल्कि इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया इंडिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए घबराया हुआ है। उसका परिणाम दिखने भी लगा है। और अगर केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो 2024 में ये निश्चित है कि एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगेगा। चाहे वे धर्म का जितना भी इस्तेमाल करें, जिस तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसने जो लकीर खींची है वो पिछड़ों को अब किसी एक तरफ रखेगी। या तो अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, या फिर मंदिर और मंदिर की बातें तय करना है। आपको सब कुछ सोचना होगा। जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये आप सबकी लड़ाई है जिसकी मसाल नीतीश कुमार ने जला दी है और अब आगे बढ़ना है। ये केंद्र सरकार से ये अधिकार छीनना होगा। ये नीतीश कुमार ने जो आज जातिगत रिपोर्ट जारी की है उस पर हमारी रिपोर्ट थी, हमारा विश्लेषण था। आपको कैसा लगा आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तब तक इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।